हेलो एवरीवन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ जो गाइड करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताती हैं, व्हाट आर दीज। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट स्टेज बाय स्टेज एंड अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ व्हाट इज़ आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और किसके आसपास घूमता है। वी कैन डू दिस इन टू वेज। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ द मेजर लीडर्स, या तो हम कुछ लीडर्स के व्यूज़ को पढ़कर इसको समझ सकते हैं, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलॉसफी। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द फिलॉसफी ऑफ व्हाट इज़ स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दस इज़ द व्हाट प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है summary of the constitution which is called preamble of the constitution. So now dream and the promise. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. Have you seen? ये इतने जितने सारे स्केच दिए गए इसमें कहीं पर भी महात्मा गांधी जी की कोई भी फोटोग्राफ नहीं है. So that name which is missing, that is Mahatma Gandhi. He was not a member of the Constituent Assembly because he was not the member of Constituent Assembly. Yet there were many members who followed his vision. काफ़ी सारे members थे Constitution Assembly के जो इनकी सोच को मद्देनजर रखते हुए ही उन्होंने सारे लॉज बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. हु फॉलोड हिज विजन एंड ईयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू. क्योंकि उन्होंने 1931 में अपने एक मैगजीन निकाली थी यंग इंडिया, उसमें उन्होंने अपने मोटिव और अपने कह लो कि अपने ख्याल अपनी सोच रखी थी कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा चाहते हैं. फाइन. सो नाउ लेट्स सी सम स्पीचेस. I shall strive for a constitution which will release इंडिया थ्रैलडम. थ्रैलडम मतलब बॉन्डेज, बाइंडिंग्स. वो कहते हैं कि मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एफर्ट्स कर रहा हूँ, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को अचीव करना चाहता हूँ विच रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल बॉन्डेज, सारी बाइंडिंग से, एंड पैट्रोनेज. पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट गिवन बाय अ पैट्रन, मतलब ऐसी चीज़ों को मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ जो इंडिया को सभी किसी भी तरह की बाइंडिंग से और किसी भी तरह का कोई भी किसी से सपोर्ट ना ले, इंडिपेंडेंटली रूल करे. आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफेक्टिव वोट आल्सो और इफेक्टिव व्यू आल्सो. फाइन. सो वो कहते हैं कि मैं ऐसा इंडिया चाहता हूँ जिसमें पुअर से पुअर पर्सन भी ये सोचे कि इस कंट्री को बनाने में मेरा भी कुछ हिस्सा है और मैं भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ इस कंट्री का, इसको बनाने में. एंड एन इंडिया in which there shall be no high class and no low class, and in India we will all communities shall be in a परफेक्ट हारमोनी. और यहाँ पे सारे जो हैं वो परफेक्टली आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एडजस्टमेंट से रहेंगे, एंड देयर कैन बी नो रूम इन सच अ इंडिया फॉर द कर्स ऑफ अनटचेबिलिटी. और हमारे कंट्री के इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी अनटचेबिलिटी के लिए, जो कि आपको पता है कि एक उस समय की इविल प्रैक्टिस थी, उसके लिए कोई जगह नहीं होगी. ऐसे अभिशाप के लिए, कर्स कहते हैं अभिशाप को. इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स मतलब जो नशे की चीज़ें हैं उनके लिए भी हमारी कंट्री में कोई जगह नहीं होगी. वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन एंड आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स. एंड ही सेड कि अगर वुमेन्स को भी राइट्स मिल जाते हैं इक्वल टू द मैन, सो देन आई एम सेटिस्फाइंग विद such a constitution. So this dream of an India that have eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar. This dream of India which was there that has been eliminated inequality. Eliminated मतलब inequalities को उन्होंने remove किया. ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन शेयर किया है डॉक्टर अम्बेडकर, हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज़ कुड बी रिमूव्ड. लेकिन उनके जो व्यूज़ थे इनइक्वालिटीज़ के, दैट वाज नॉट मैचिंग विद एनी ऑफ द पर्सन, एंड ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज. बिटरली क्रिटिसाइज मतलब बहुत ही बुरी तरह से वो हमेशा गांधी जी के इन विचारों की, उनके विजन की बहुत ही निंदा करते थे, बिकॉज ही सेड कि अनटचेबिलिटी के लिए कोई जगह नहीं होगी, महात्मा गांधी सेड. बट अदरवाइज यू नो दैट वाज द टाइम व्हेन इन द Dr. Ambedkar himself was one of the Dalit person, and he suffered and experienced that situation. So that is why he said that in his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety. Anxiety मतलब अपना जो stress था उन्होंने इस speech के through निकाला है. And that speech is there कि on the 26th of January 1950 we are going to enter a life of contradictions. Contradictions मतलब combination of the statements which are opposed to each other.
कि ऐसे कॉम्बिनेशन का ऑन 26/1950 को हम एक ऐसी लाइफ में एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगी इन द पॉलिटिक्स आल्सो, एंड वी हैव इक्वालिटी एंड सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि देयर इज़ इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, वी विल हैव इन इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, वी विल बी रिकग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, कि कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि इन इक्वालिटीज़ हम कहीं पर भी नहीं रहने देंगे, पॉलिटिक्स में भी वी आर गोइंग टू गिव वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू। In our social and economic life, we shall have, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value। बट उनका कहना है कि क्या रियल लाइफ में ये जो प्रिंसिपल है वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, क्या ये डिनाई नहीं करता है कई जगह पर, जहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमिक लाइफ में कहाँ सबको इनकम जो है वो इक्वली मिलती है, कहाँ सारे इक्वली कमा रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा ही गरीब था उस समय में। सो ही सेड दैट वी कांट से दैट कि इकोनॉमिक स्फेयर में देयर इज़ इक्वलिटी, एंड हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। और कहते हैं कि कितनी देर तक हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं कि जिसमें इस तरह से लोगों के जो व्यूज़ हैं वो एक दूसरे के अपोज होंगे। एंड हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई, इक्वालिटी को डिनाई करते रहेंगे सभी के लिए, एंड इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई इट फॉर लॉन्ग वी विल डू सो ओनली बाय पुटिंग आर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। मतलब अगर हम कंटिन्यू करते हैं एक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ को डिनाई करते हैं, रिफ्यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स दैट कि हम अपनी कंट्री में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को डेंजर में डाल रहे हैं, सीरियस डेंजर में डाल रहे हैं। फाइनली लेट अस नॉट टर्न टू जवाहरलाल नेहरू। व्हाट वाज द स्पीच ऑफ जवाहरलाल नेहरू? सो जवाहरलाल लॉन्ग ईयर्स अगो ही सेड कि बहुत देर पहले अपने भाग्य के सहारे, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का मतलब है भाग्य के सहारे, एंड हाउ नाउ द टाइम हैज़ कम्स वी शेल नाउ रिडीम आवर प्लेज। रिडीम आवर प्लेज मतलब कॉम्पनसेट फॉर द फॉल्ट्स, कि जो भी हमने अपनी पास्ट में जो भी गलतियाँ की हैं, अब टाइम आ चुका है कि हम उन गलतियों से कुछ सीखें, नॉट ओनली इन द फुल मेजर, बहुत ज़्यादा तो नहीं अपनी सारी गलतियों को सुधार सकते, बट कुछ हद तक उन गलतियों को हम सुधार सकते हैं। एंड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट, कि आज रात को मिडनाइट स्ट्रोक पे, व्हेन द वर्ल्ड विल स्लीप, जब सारी दुनिया सो रही होगी, इंडिया विल अवेक, सिर्फ इंडिया उस समय जाग रहा होगा, क्योंकि इंडिया उस समय एंटर कर रहा होगा फ्रीडम की लाइफ में, ऐसा जीवन जीने के लिए जिसमें फ्रीडम होगी। एंड अ मोमेंट कम्स हैड अ रेयरली इन हिस्ट्री, और ऐसी मोमेंट बहुत ही रेयरली हिस्ट्री में आती है, व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू, जब हम पुराने से नए में प्रवेश करते हैं। व्हेन एन एज एंड्स, एक उम्र ख़त्म होती है। एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड, और ऐसी सोल ऑफ द नेशन, एक देश की आत्मा जो कि बहुत लंबे समय तक बहुत ही सताई हुई और बहुत ज़्यादा वो बुरे एक्सपीरियंसेस से निकलकर अब एक अच्छे एटमॉस्फेयर में एंटर करने जा रही है। एंड फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर ये फ्रीडम हमें मिल रही है, पावर मिल रही है, तो इसके साथ हमारे ऊपर कई जिम्मेदारियां भी आ रही हैं। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, और ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो असेंबली को, आर सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? सॉवरेन इंडिया के ऊपर। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव endured all pains of labor and our hearts are heavy with the memories of this sorrow। कहते हैं कि हमने इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी लेबर को, ऐसी परेशानियों को फेस किया है कि आज भी हमारा दिल जो है जब उन बातों को सोचता है तो वो भारी हो जाता है। एंड सम ऑफ दीज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, अभी भी आगे कहते हैं कि एकदम से ये सारी पेन्स ख़त्म नहीं हो जाएंगी, बहुत सारी पेन हमें अभी भी उठानी पड़ेगी अपनी कंट्री को इसी तरह से फ्री रखने के लिए। दैट फ्यूचर इज़ नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट कंटिन्यू एफर्ट्स, अगर हम कंटिन्यूसली एफर्ट्स करते रहेंगे तो ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है इस प्लेज को पूरा करना। फाइन। सो ये सारी जो आपकी स्पीचेस हैं, जो 3 लीडर्स की स्पीचेस नाउ यू हैव रेड, सो इट शोज़ दैट कि these leaders were having the different views of the freedom of the country. Now let's see the philosophy of the constitution. So values that inspired and guided the freedom struggle, even in turn nurtured by it. जो वैल्यूज़ ने हमारी कंट्री को फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इंस्पायर किया, गाइड भी किया, यही फ्रीडम हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया की फाउंडेशन भी बनी। एंड दीज वैल्यूज़ आर नाउ डेज एम्बेडेड, मतलब आज भी हमारे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जितने भी प्रीएम्बल में हमारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी हमारे कंट्री को अच्छी तरह से रूल करने में गाइड करती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़, दिस इज़ कॉल्ड प्रीएम्बल। फाइन। एक समरी जो होती है बेसिक वैल्यूज़ की, उसको कहते हैं
preamble, and this is called preamble to the constitution. And taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. क्योंकि अमेरिका for the first time when its 13 colonies got independence from the यूरोपियन रूल, सो देन दे फर्स्ट ओनली मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी मॉडल के उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टार्टिंग का प्रियम्बल रखा था, और उसी प्रियम्बल को हमने भी फॉलो किया है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंट्रोड्यूस होता है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से. नाउ लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी and understand the meaning of each of its keywords, and these all keywords are written on the sides. We the people of India, sovereign, socialist, secular, these you can read yourself. The preamble of the constitution reads like a poem. It looks like a poem कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into, कि आज we the people of India, आज हम एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री एंटर करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे सभी सिटीजन्स को मिलेगा जस्टिस, सोशल सोसाइटी में भी, इकोनॉमिक अर्निंग्स में भी और पॉलिटिकल सिस्टम में भी. लिबर्टी मिलेगी उनको, फ्रीडम मिलेगी थॉट, सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपना बिलीफ, फेथ मतलब अपने रिलीजन की, और वर्शिप की. इक्वालिटी मिलेगी उनको स्टेटस और सभी अपॉर्चुनिटीज़ में. एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि हर किसी की डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा. ये है हमारा प्रियम्बल जो कि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी देता है. नाउ लेट कम टू द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन. Constitution is not merely a statement of values and philosophy. Don't think that कि constitution is just a combination of the values and philosophy. As we noted above, constitution is all about the values in the institutional arrangement. कि जो भी values हमारे constitution में दी गई हैं, that we all are adopting in our institutions. Much of the documents called Constitution of India is all about these arrangements only. It is very long and detailed document, therefore it needs to be amended quietly. ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको टाइम टू टाइम एज पर द टाइम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी है इसमें चेंजेस लाने की भी ज़रूर रहता है. देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड. इसको अपडेट रखने के लिए टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है. दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशंस. एस्पिरेशंस मतलब लोगों की सोच के अकॉर्डिंगली, एंड चेंजेस इन द सोसाइटी. दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड, स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल लॉ. वो इसको ऐसे नहीं देखते कि ये बहुत ही पवित्र है, स्टैटिक है, मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम टू टाइम जैसे जैसे जरूरत पड़ी वी हैव मेड चेंजेस. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज. इफ़ यू रेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, but yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like many constitution, Indian constitution also lay down a procedure for choosing person to govern the country. You know that ki through constitution only we comes to know that ki how the representatives of the country can be elected by the people through their universal adult franchise right, and it defines who will have how much power also. It also tells us ki which minister or which representatives have how much power and what decisions they can take, and it puts limits, and even it put limits on the powers of the government, and even it provides basic rights to the citizens that cannot be violated, जिसको कि कोई violate नहीं कर सकता. The remaining 3 chapters in this book we will be studying about the working of Indian Constitution, कि how it is working in the next 3 chapters. Till then, goodbye.